हेलो एस्पायरेंट्स, आप सभी कैसे हैं। तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि यदि हमारे क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा ताकि हमें लगातार क्लासेस चलाने में अच्छा लगे। और अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस शुरू कर दिए और ये हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। आप सभी उनको पिछले क्लासेस को अगर जिनका छूट गया है वो देख सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको लिंक के माध्यम से शेयर किया जाएगा। और आपका लिंक जो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से लिंक प्रोवाइड करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया चैप्टर 1 और चैप्टर 2। हम लोगों ने पहला अध्याय को जिसका शीर्षक था भारत का प्राचीन इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास का क्या महत्व है। दूसरा चैप्टर हमारा था जिस प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार कौन कौन है उनके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोगों ने किया। तो दूसरा चैप्टर जो है 2 पार्ट में हमें अपलोड करना पड़ा। आज से हम लोग इस प्राचीन भारत के इतिहास का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत। तो इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत, और आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर ये जो हमारा वीडियो है अभी मैं लेक्चर के माध्यम से ऑडियो फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ और जल्द ही आप सभी को एक वाइट बोर्ड के माध्यम से विस्तार से लिखित फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा ताकि आप बातों को सही तरीके से सही समझें और नोट करते जाएं कुछ इम्पोर्टेंट बातों को। तो हमारा जो तीसरा अध्याय है इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत, तो इसमें जो हमारा पहला जो टॉपिक्स रहेगा भौतिक अवशेष। तो पुरातत्व की विधियां हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के इतिहास में पाए जाने वाले भौतिक अवशेषों को ढूंढने में मदद करती है। भारत एवं अन्य देशों में पुरातत्व का इस्तेमाल प्रागैतिहास और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में किया जाता है। प्रागैतिहास का संबंध उस काल से है जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है और इतिहास मुख्यतः लिखित सामग्री पर आधारित है। प्रागैतिहासिक स्थल कई मायनों में ऐतिहासिक स्थल से अलग होते हैं। सामान्यतः ऐसे स्थल मुख्य आवासीय अवशेष के रूप में नहीं होते बल्कि मनुष्य, पादप और जीव जंतुओं के जीवाश्म के रूप में होते हैं। ये पठार और पहाड़ों के ढलान पर, नदी के किनारों और ऊंचाई पर पाए जाते हैं जो विविध वनस्पति और जीवों से युक्त होते हैं। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पाषाण युग के कई पत्थरों के औजार भी इन स्थलों पर पाए गए हैं। औजार, पौधे, जानवर, मनुष्यों के अवशेष हिम पूर्व युग के जलवायु की स्थितियों को दर्शाती है। हालांकि ईसा पूर्व 3री शताब्दी के मध्य तक भारत में सिंधु संस्कृति में लिखावट के होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है या उसकी व्याख्या अभी तक संभव नहीं हुई है। इस प्रकार हड़प्पा के लोग लिखना तो जानते थे लेकिन उनकी संस्कृति को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। यही हाल ताम्र युग, कैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाण युग की संस्कृति का है जहां लोग लिखना नहीं जानते थे। भारत में पढ़ी जाने वाली लिखावट ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक के शिलालेखों से मिलती है जो उस समय के ऐतिहासिक निर्माण का ठोस और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करती है। हालांकि अशोक से पूर्व के काल में वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्यिक स्रोत के बावजूद
इतिहासकारों के लिए पुरातत्व शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। प्राचीन भारतीय समाज ने ढेरों भौतिक अवशेष छोड़े हुए हैं। दक्षिण भारत के पाषाण मंदिर और पूर्वी भारत के ईंटों वाले मठ आज भी हमें अतीत के विशाल भवन निर्माण प्रक्रियाओं की याद दिलाते हैं। हालांकि इन अवशेषों का बहुत बड़ा भाग, जिसे हम लोग टीलों कह सकते हैं और खंडरों को कहा जा सकता है, इसके ढेर के रूप में पूरे भारत में दबा हुआ पड़ा है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं: एकल सांस्कृतिक, प्रधान सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीले या खंडहर मुख्यतः एक तरह की संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। कुछ टीले या खंडहर केवल पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति को दर्शाते हैं। कुछ सातवाहनों और कुषाणों की संस्कृति को। प्रधान सांस्कृतिक टीले या खंडहरों में प्रधानता तो एक संस्कृति की होती है, लेकिन उसमें दूसरी संस्कृति भी पाई जाती है। बहुसांस्कृतिक टीलों या खंडहरों में कई महत्वपूर्ण संस्कृतियों को देखा जा सकता है, जहां कदाचित एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर व्याप्त है। रामायण और महाभारत के मामले में इन अवशेषों या खंडहरों की परत दर परत खुदाई करके उन चीज़ों के जरिए उस वक्त की संस्कृति व अन्य पहलुओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। किसी अवशेष या खंडहर की खुदाई लंबवत या समतल रूप में हो सकती है। लंबवत खुदाई का अर्थ है लंबाई नुमा खुदाई, जिससे संस्कृति के काल का पता लगाया जा सके। यह मुख्यतः उस स्थल के कुछ हिस्सों तक सीमित होता है। समतल खुदाई का तात्पर्य है पूरे अवशेष या खंडहर की खुदाई या इसके अधिकतर हिस्से की खुदाई। इस विधि से पुरातत्ववेत्ता को एक कालखंड विशेष में किसी जगह की संपूर्ण संस्कृति का अनुमान लग जाता है। चूँकि ज़्यादातर स्थलों की खुदाई लंबवत हुई है, इसलिए वे उस समय की भौतिक संस्कृति के सही ऐतिहासिक समय को बताते हैं। महंगा होने के कारण समतल खुदाई बहुत कम होती है, जिस कारण से ऐसी खुदाई के जरिए प्राचीन भारत के कई काल का संपूर्ण या पर्याप्त भौतिक जीवन की रूपरेखा उभर कर सामने नहीं आ पाती। इन टीलों या खंडहरों की खुदाई से प्राप्त प्राचीन अवशेषों को विभिन्न अनुपात में संरक्षित किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भारत के सूखे और शुष्क जलवायु में ये प्राचीन साक्ष्य अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं, लेकिन मध्य गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदान और डेल्टा प्रदेशों के मध्य में लोहे की वस्तुओं का क्षरण हुआ है और कच्चे मकानों या संरचनाओं की पहचान मुश्किल हो गई है। सिर्फ ज़्यादा पकी हुई ईंट और पत्थर से निर्मित वस्तुएं ही गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदान में सुरक्षित पाई जा सकी है। खुदाई के माध्यम से ईसा पूर्व 6000 में बलूचिस्तान में लोगों द्वारा निर्मित गांव सामने आए हैं। ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में गंगा के समतल मैदानों में विकसित भौतिक संरचनाएं भी सामने आई है। इससे लोगों के रहवासों, जहां वे बसते थे, उसका पता चलता है। साथ ही मिट्टी के बर्तनों, उनके रेशेदार खाने और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों का भी पता चलता है। दक्षिण भारत के कुछ लोग, जिन्हें उनके औजारों, हथियारों और सामग्रियों के साथ बड़े बड़े पत्थरों के बीच दफनाया गया, उसकी भी जानकारी मिलती है। इन संरचनाओं को मेगालिथ कहा जाता है। हालांकि कुछ मेगालिथ इस श्रेणी में नहीं आते। इनकी खुदाई से लौह युगीन से आगे के दक्कनी लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। वह विज्ञान जिसके जरिए हमें सिलसिलेवार और सुनियोजित रूप में
पुराने खंडहरों और चट्टानों को खोदकर लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उसे हम पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। इस काल की निश्चित करने की कई विधियां हैं। उनमें रेडियो कार्बन डेटिंग सबसे महत्वपूर्ण विधि है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 रेडियो सक्रिय आइसोटोप कार्बन है जो प्रत्येक जीवित वस्तुओं में पाया जाता है। यह अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थ की तरह ही समान रूप से विघटित होता है। किसी जीवित वस्तु में हवा और भोजन द्वारा कार्बन 14 के अवशोषित हो जाने के कारण कार्बन 14 का विघटन कम होता है। हालांकि जीवित वस्तुओं के निष्प्राण होने पर कार्बन 14 घटकों का विघटन समान अनुपात में जारी रहता है और तब हवा व भोजन द्वारा वह अवशोषित नहीं होता। प्राचीन वस्तुओं में विद्यमान रेडियो कार्बन में हुए क्षरण की माप के जरिए उसके होने के समय का निर्धारण किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो कार्बन का विघटन समान रूप से होता है। सर्वविदित है कि रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 5568 वर्षों का होता है। किसी रेडियो कार्बन वस्तु के अर्ध जीवन काल का तात्पर्य उस अंतराल से है जिसमें वस्तु में विद्यमान रेडियो कार्बन सक्रिय तत्वों का ह्रास हुआ है। इस प्रकार किसी वस्तु का अस्तित्व यदि 5568 वर्ष पहले समाप्त हो गया तो उसमें विद्यमान कार्बन 14 पदार्थ का अस्तित्व काल आधा ही जाएगा। और कोई वस्तु 11,136 वर्ष पहले समाप्त हुई हो तो उसमें कार्बन 14 घटकों का अस्तित्व काल 1/4 हो जाएगा। लेकिन इस विधि के द्वारा 70,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। जलवायु और वनस्पति के इतिहास की जानकारी पौधों के अवशेषों विशेषकर पराग के परीक्षण से हासिल की जाती है। इस आधार पर कहा जाता है कि ईसा पूर्व 7000 से 6000 तक में राजस्थान और कश्मीर में कृषि होती थी। धातु की कलाकृतियों के स्वभाव एवं घटक के साथ साथ उन खदानों और धातु तकनीक के विकास का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जाता है जिससे धातु निकाले जाते थे। जानवरों की हड्डियों के परीक्षण से जानवरों के इस्तेमाल और पालतू होने की जानकारी मिल जाती थी। इतना ही नहीं, पुरातत्व शास्त्र मृदा संग्रह करता था जिसमें ठोस अवशेष पाए जाते थे। हालांकि मोटे तौर पर ईसा पूर्व 3000 तक प्रागैतिहास के संपूर्ण अध्ययन के लिए मिट्टी और चट्टानों के इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। यह भूगर्भ शास्त्र द्वारा प्राप्त होता है। इसी तरह पौधों और जीवों की दुनिया भी धीरे धीरे बदलती रहती है। उनका इतिहास जीव विज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है। मानव इतिहास को समझना न तो मिट्टी, पौधों और जानवरों को समझे बिना संभव है, न ही दूसरी तरफ मानव के बीच के निरंतर संबंधों को समझे बिना संभव नहीं है। भूगर्भीय और जैविकीय प्रगति न केवल प्रागैतिहास बल्कि इतिहास को भी समझने में सहायता प्रदान करती है। पुरातात्विक अवशेषों के मद्देनज़र पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ शुरू होने वाले इतिहास के कुल समय के पैमाने का 98% से अधिक का अध्ययन करने के लिए भूवैज्ञानिक और जैविक अध्ययन महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अब हमारा जो अगला चैप्टर है सिक्के, तो उस समय हालांकि बहुत बड़ी संख्या में सिक्कों और शिलालेखों को सतह पर पाया गया है। उनमें से बहुत तो खुदाई के दौरान भी पाए गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आजकल की तरह प्राचीन भारतीय मुद्रा कागज निर्मित नहीं थी, बल्कि धातु के सिक्के के रूप में थी।
प्राचीन सिक्के धातु से बनाए जाते थे। वे तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बनाए जाते थे। जली हुई मिट्टी से बनने वाले सिक्के और उन्हें बनाने वाले ढांचों की खोज भी बड़ी तादाद में की गई। उनमें से ज़्यादातर का संबंध कुषाण काल से है, जो कि पहले 3 ईसा सदी से है। गुप्त काल के बाद इस तरह के ढांचे का उपयोग लगभग समाप्त हो चुका था। चूँकि प्राचीन समय में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की तरह कुछ भी नहीं था, लोग मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तनों में धन इकट्ठा किया करते थे और उनको बहुमूल्य चीज़ों के रूप में रखते थे ताकि वे ज़रूरत के समय उसका इस्तेमाल कर सकें। भारत के विभिन्न हिस्सों में सिक्कों के ऐसे कई ढेर पाए गए हैं, जिनमें केवल भारतीय ही नहीं, रोमन साम्राज्य जैसे विदेशों में ढाले गए सिक्के भी थे। वे मुख्यतः कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में संरक्षित हैं। कई भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में हैं। विदित है कि लंबे समय तक भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया। फलस्वरूप वे कई भारतीय सिक्कों को भारत में और भारत से बाहर ब्रिटेन के निजी और सार्वजनिक जगहों और संग्रहालयों में ले जाने में सफल रहे। प्रमुख वंशों के सिक्कों की सूची तैयार की गई है और उन्हें प्रकाशित भी किया गया है। हमारे भारत में यह सूची कोलकाता के भारतीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय इत्यादि जगहों पर है। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सिक्के हैं जिसकी सूची तैयार कर प्रकाशित की जानी है। प्राचीनतम सिक्कों में कुछ प्रतीक होते थे, लेकिन बाद के सिक्कों राजाओं और देवताओं के आकार प्रकार के साथ साथ उनके नाम व तारीखों का भी उल्लेख करते थे। जहाँ वे पाए जाते हैं उससे उनके संचरण के क्षेत्र का संकेत मिलता है। इस सब ने हमें कई सत्तारूढ़ राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बना दिया है, खासकर इंडो यूनानियों के जो उत्तर अफगानिस्तान से भारत आए थे और यहाँ दूसरी और ईसा पूर्व पहली शताब्दी तक शासन किया। हम उनके बारे में भी इसी आधार पर जानकारी हासिल कर पाए हैं। सिक्कों का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों मसलन दान, भुगतान और विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था। ये उस वक्त के आर्थिक इतिहास के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। शासकों की अनुमति से व्यापारियों एवं सुनारों के समूह द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए थे। इसे पता चलता है कि उन दिनों शिल्प और वाणिज्य महत्वपूर्ण हो चुके थे। सिक्कों ने उन दिनों लेन देन में बड़े पैमाने पर मदद की और व्यापार में योगदान दिया। सर्वाधिक बड़ी संख्या में भारतीय सिक्के मौर्य काल के बाद के काल में मिलते हैं। ये सीसा, पोटीन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के बने होते थे। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौर्यों के बाद खासकर गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य में बड़े पैमाने पर विकास हुआ। हालांकि उत्तर गुप्त काल के कुछ ही सिक्के पाए गए हैं जो उस काल के व्यापार और वाणिज्य के पतन को दर्शाते हैं। वे सिक्के राजा एवं देवताओं और धार्मिक प्रतीकों तथा किंवदंतियों को दर्शाते हैं जो उस समय के शिल्प और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। सिक्कों के रूप में कौड़ी का भी इस्तेमाल होता था, मगर उसकी क्रय शक्ति कम थी। यह उत्तर गुप्त काल में भी भारी मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन हो सकता है इसका इस्तेमाल पहले भी होता रहा हो। अब हमारा अगला जो टॉपिक्स है
शिलालेख, जिसको हम लोग इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो सिक्कों, अब शिलालेख को देखते हैं कि सिक्कों की तुलना में शिलालेख कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अध्ययन को पुरालेख, एपिग्राफी कहा जाता है और शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों में प्रयुक्त पुराने लेखों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। मोहरों, पत्थर के खंभों, चट्टानों, तांबे के गोलों, मंदिरों की दीवारों, लकड़ी के पट्टों, ईंट या छवियों पर ये अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे। पूरे भारत में सबसे पहले पत्थर पर अभिलेख दर्ज किए गए थे। हालांकि क्रिश्चियन युग की प्रारंभिक शताब्दियों में इस प्रयोजन के लिए तांबे की पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर भी पत्थर पर शिलालेख का उत्कीर्णन दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर जारी रहा। स्थायी दस्तावेज के रूप में उस क्षेत्र में भी मंदिरों की दीवारों पर दर्ज शिलालेख बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। सिक्कों की तरह शिलालेख देश के विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या में यह मैसूर के मुख्य पुरालेखविद के कार्यालय में सुरक्षित है। सबसे प्राचीन शिलालेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत में लिखा गया था। उत्कीर्ण लेखों के माध्यम के रूप में संस्कृत 2री शताब्दी ईस्वी में अपनाई गई और इसका व्यापक इस्तेमाल 4वीं और 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन प्राकृत का इस्तेमाल फिर भी चलन में था। 9वीं और 10वीं शताब्दियों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल और गुप्त काल के इतिहास से संबंधित अधिकांश शिलालेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई है, जिन्हें भारतीय अभिलेख कॉर्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकाrum कहा जाता है। लेकिन गुप्त काल के बाद के शिलालेख इस तरह व्यवस्थित रूप से बहुत कम संकलित पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के मामलों में शिलालेखों की भौगोलिक सूची प्रकाशित की गई है। अभी भी 50,000 अभिलेखों का प्रकाशन नहीं हो पाया है, जिनमें से ज़्यादातर दक्षिण भारत में है। हड़प्पा के शिलालेख, जिसे आज भी समझने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है कि इन्हें चित्रलिपि में लिखा गया है, जिसमें चित्रों के रूप में विचारों और वस्तुओं को अभिव्यक्त किया गया था। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी उत्कीर्ण हुए हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हालांकि उत्तर पश्चिम भाग को छोड़कर भारत भर में लगभग सभी जगह ब्राह्मी लिपि ही प्रचलित थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख लिखने के लिए ग्रीक और अरामाइक लिपि का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन गुप्त काल के अंत तक ब्राह्मी मुख्य लिपि बनी रही। ब्राह्मी लिपि एवं उसकी भिन्नताओं में महारत हासिल किया हुआ कोई भी पुरातत्ववेत्ता 7वीं शताब्दी तक के भारतीय शिलालेखों को आसानी से समझ सकता है, लेकिन बाद के दिनों में यह भी पता चला कि इस लिपि में क्षेत्रीय विविधता बहुत है। लगभग 2500 ईसा पूर्व में पाई गई हड़प्पा की मोहरों के शिलालेख को कुछ विद्वान प्रतीकात्मक मानते हैं। भारतीय इतिहास में ईरानी शिलालेख की सबसे पहले पढ़ा गया। इनका संबंध ईसा पूर्व 6ठी-5वीं शताब्दी से है और ये ईरान में पाए जाते हैं। वे प्राचीन इंडो-ईरानियन और सेमेटिक भाषा की कीलाकार लिपि में भी दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग कुनई फार्म भी कहते हैं। इनमें हिंदू या सिंधु क्षेत्र में ईरान की विजय का वर्णन है।
जाहिर है भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ये मौर्य इतिहास और अशोक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को 2 अशोक स्तंभ मिले, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर। इन शिलालेखों को वे दिल्ली ले आए और अपने साम्राज्य के विद्वानों से इन शिलालेखों को पढ़कर समझाने को कहा, लेकिन वे विद्वान इसे पढ़ने में विफल रहे। ऐसी ही कठिनाइयों का सामना ब्रिटिशों को भी करना पड़ा जब उन्होंने 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में अशोक के शिलालेखों की खोज की। इन शिलालेखों में लिखे हुए को पहली बार सन 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने समझाया, जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक प्रशासनिक अधिकारी थे। हमारे पास विभिन्न प्रकार के शिलालेख हैं। उनमें से कुछ शाही आदेश के रूप में हैं, तो कुछ सामान्य लोगों को सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक मामलों के संबंध में शाही निर्णय के रूप में। अशोक के शिलालेख इसी श्रेणी के हैं। दूसरे शिलालेखों में बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव जैसे धर्मानुयायियों की उपासनाओं जैसी बातें हैं। ये सब भक्ति के स्मारक के रूप में स्तंभों, पत्थरों, मंदिरों या चित्रों में दिखाई देते हैं, जबकि अन्य प्रकार के शिलालेख राजाओं और विजेताओं के गुणों और उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं और उनकी पराजय या कमजोरियों की अनदेखी करते हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख इसी श्रेणी के हैं। हमारे पास दान कर्म के ढेर सारे रिकॉर्ड किए गए दस्तावेज हैं, जो विशेष रूप से धार्मिक उद्देश्यों से दर्ज किए जाते थे। पैसे, मवेशियों, भूमि आदि का दान न केवल राजाओं और राजकुमारों द्वारा होता था, बल्कि कारीगरों और व्यापारियों द्वारा भी होता था। प्राचीन भारत में भूमि व्यवस्था और प्रशासन संबंधी अध्ययन के लिए मुख्य रूप से उस दौर के प्रमुखों और राजकुमारों द्वारा बनाए गए भूमि अनुदानों के दस्तावेज बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये ज़्यादातर तांबे की बनी पर्चे-नुमा चद्दरों पर उत्कीर्ण है। वे भिक्षुओं, पुजारियों, मंदिरों, मठों, जागीरदारों और अधिकारियों को अनुदान स्वरूप प्रदत्त भूमि, राजस्व और गांवों के दस्तावेज हैं। वे सभी भाषाओं में लिखे गए थे, जिनमें प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु शामिल थे। तो आज का हमारा जो पार्ट 1 है, यहीं तक हम लोग विराम लगाने का प्रयास करेंगे और बाकी जो पार्ट है, और हमें लगता है कि ये लगभग 3 से 4 पार्ट तक हमारा ये चैप्टर चलेगा। तो आप लोग धैर्य बना रहे हैं और आप लोग ये जो हमारा जो प्रयास है, इसमें खासकर यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों।